झगड़ालू सास और बहू की पहली रात। नालंदा गांव में रहने वाली गंगा के परिवार में कुल 2 जन थे, गंगा और उसका बेटा अनमोल। एक सुबह गंगा की सहेली शारदा हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए उसके घर आती है। गंगा, आ रही हो गंगा, कहाँ है तू? गला फाड़ना बंद करके आंखों का इस्तेमाल भी किया कर। तू कहाँ थी? एकदम से सामने आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल पी के जैसे। धत, मुझे धरती पर ही रहने दे। अरे तुझसे 4 कदम दूर पर ही झाड़ू मार रही थी। अच्छा, मैंने देखा नहीं। हाँ, तुझे शर्मा जी के सिवा कुछ दिखता क्या है? जब देखो उस मुंह से नैन मटक्के करने के लिए सायरा बानो बनकर बहाना बना कर निकल पड़ती है सैर सपाटे को। गंगा के ताने सुनकर शारदा गुस्से से झंझना कर गरजते हुए कहती है, अरे बस कर गंगा, मैं ये तेरे ताने तफरी सुनने नहीं आई, बल्कि बताने आई हूँ कि शारदा सास से दादी बन गई है। अरे तेरे बेटे के उम्र के सभी लड़के बाप बने बैठे हैं, बस एक तेरा ही बेटा बचा है। अगर ऐसी ही देरी करती रही तो अनमोल 25 से 55 का हो जाएगा, फिर पकाती रही रोटियां बुढ़ापे में। शारदा की बात गंगा को सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद गंगा अपने बेटे अनमोल के लिए लड़की तलाशने लगती है और शारदा की तलाश तमन्ना नाम की लड़की पर खत्म होती है। आइए एक झलक तमन्ना पर डालते हैं। तमन्ना, उठ जा बेटी। हे भगवान, लड़के वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे, मगर ये लड़की अब तक तैयार नहीं। लड़के वालों के आने का नाम सुनकर तमन्ना झटपट से उठकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में गंगा अपने बेटे अनमोल के साथ उनके घर आती है, जहां परिवार की सहमति से रिश्ता तय हो जाता है और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी गंगा के घर चल रही मेहंदी की रस्म के बीच में मनोरमा कहती है, सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं गंगा अनमोल की शादी और तेरी बर्बादी में। अरे किस बात की बर्बादी? बहू के आ जाने के बाद तो घर जन्नत बन जाता है। वो तो बहू के आने के बाद पता चलेगा कि तेरा ये स्वर्ग से सुंदर घर जन्नत बनेगा कि जहन्नम। एक बार बहू ने पहली रात में परचम लहरा दिया तो अगले दिन से तेरा अनमोल बहू के आगे पीछे डोलता दिखेगा। मगर मैं उसकी माँ हूँ। अरे ये सतयुग का जमाना नहीं जहाँ श्रवण कुमार जन्म लेगा। जैसे हम सभी के बेटे ब्याह के बाद एक ही छत के नीचे रहकर हमसे 2 घड़ी बतियाते भी नहीं है, तेरे संग भी वही होगा। ऐसा सुनकर गंगा का चेहरा फीका पड़ जाता है। गुजरते घंटों के साथ शादी का सुनहरा पल आता है और 7 फेरे के बंधन में बांधकर तमन्ना बहू बनकर ससुराल आ जाती है। जहां तमन्ना के मन में अपने पति के साथ पहली रात को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, वहीं गंगा पहली रात को रोकने के लिए साजिश रच रही थी। बस जल्दी से ये तामझाम खत्म हो जाए ताकि तमन्ना और अनमोल तन्हा हो सके। गंगा एक के बाद एक ऊल जुलूल रस्म में उलझाए रहती है, जिसे देखकर गंगा की पड़ोसन शारदा कहती है, अरे गंगा, आज की सारी रात रस्मों में ही निकालने का इरादा है? अरे अनमोल पर नहीं तो तमन्ना बहू पर तो तरस खा, बेचारी बहू का चेहरा थकान से चूर हो गया है। हाँ माँ, शारदा मौसी सही कह रही हैं। अब ऐसे कैसे बेटा, रस्म को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। माँ, मुझसे अब और नहीं बैठा जाएगा, मैं सोने जा रहा हूँ। अनमोल नींद के बहाने तमन्ना के साथ वहां से बच निकलता है, जहां कमरे में कदम रखते ही अनमोल दरवाजा बंद कर देता है और तमन्ना घूंघट झड़पते हुए गहरी सांस भरकर कहती है, शुक्रिया अनमोल जी। अरे मेरी जाने तमन्ना, मैंने बाहर ही तुम्हारे हाव भाव भांप लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वैसे तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर एक गाना याद आ गया, महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे। अनमोल को ऐसे गुनगुनाता देखकर तमन्ना फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, अनमोल, तुम इतने अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? यहाँ मेरे अंदर सुहाग रात के अरमान सुलग रहे हैं और आपको गाने की पड़ी है। अरे बनना ही है पहली रात का राइजिंग स्टार, बनिए, बोर मत कीजिए। अरे मेरी जाने तमन्ना, नाराज क्यों होती हो? इतना कहकर अनमोल उसके करीब आता है, तभी गंगा जोर जोर से दरवाजा पीटती है। अब इतनी रात को कौन है जो शादी की पहली रात हम पति पत्नी के बीच पनौती बनने चला आया? मैं देखता हूँ। जैसे ही अनमोल दरवाजा खोलता है तो गंगा बिना पूछे अंदर घुस जाती
माँ, आप इतनी रात को यहाँ? अब बेटा वो पंडित जी का फोन आया था। आज काल रात्रि है, इसलिए बहू तेरे साथ नहीं रह सकती। चल बहू, हम सास बहू साथ सोएंगे। बहू बेचारी करती भी क्या, सिवाय सास के साथ सोने के रात ढलने के साथ सुबह हो जाती है। बेचारी बहू सारा दिन कामों में उलझी होती है। तभी सूरज ढल जाता है और बहू बोलती है, सारा काम खत्म हो गया, माँ जी को खाना खिला देती हूँ। माँ जी, खाना लगा दूं? हाँ लगा दे बहू। खाना खाकर गंगा अपने कमरे में चली जाती है और तमन्ना रसोई समेट ही रही होती है कि अनमोल दबे पांव रसोई में आकर खुशनुमा अंदाज में कहता है, माँ सो गई? हाँ शायद। चले फिर कल का अधूरा काम पूरा करने। अगले ही पल अनमोल और तमन्ना कमरे में आकर एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी गंगा दौड़ते हुए दरवाजा खटखटाती है। अनमोल बेटा, तमन्ना बहू, दरवाजा खोल। ये माँ हर बार हमारी सुहागरात के आड़े क्यों आ रही हैं? सारे सुलगे अरमान ठंडे पड़ गए। तमन्ना जल्दी से दरवाजा खोलती है। तभी गंगा नकली आंसू की नदियां बहते हुए बहू के गले पड़ जाती है। बहू, ना जाने आज मुझे अनमोल के बाबूजी की बड़ी याद आ रही है। क्या मैं यहाँ ठहर जाऊं? जी 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 जी, जी क्यों नहीं माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बेचारी बहू सास की झूठी दावेदारी में उलझ जाती है। गंगा जानबूझकर अपने बेटे और बहू के बीच सो जाती है। ऐसे ही रोजाना गंगा कामों में उलझकर बहू को अपने बेटे के करीब जाने से रोक दिया करती। एक शाम, माँ जी सारा काम खत्म हो गया है, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। लगता है अनमोल बहू का कमरे में इंतजार कर रहा है। किसी भी तरह मुझे बहू को पहली रात की आस को पूरे होने से रोकना होगा, वरना मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन जाएगा। अरे मोरी मैया। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे बताऊं बहू, इतना बाम तेल लगाकर देख लिया मगर ये जोड़ों का दर्द जाता ही नहीं। जरा पैर दबा देगी? बहू अपनी सास का पैर दबाने में जुट जाती है। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। तभी गंगा कहती है, बस बहू, अब पैरों में पहले से बहुत आराम पड़ गया है, जाकर बर्तन मांज दे। मगर माँ जी, कुछ देर पहले ही तो मैंने बर्तन मांजकर रसोई साफ की थी। अब बहू, मैंने बर्तन पर मकड़ी को मंडराते देखा था, इसीलिए बोल रही हूँ। सास की हिचकिचाहट देखकर तमन्ना अपनी चुप्पी तोड़कर बोलती है, माँ जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप मुझे कामों में उलझाए रखती हैं ताकि मैं अनमोल के पास न जा सकूं, मगर आप ऐसा क्यों कर रही हैं मैं नहीं जानती। ज्यादा भोली बनने का ढोंग ना कर बहू, मुझे पड़ोसन ने सब बता दिया है कि पहली रात के बाद बहू कैसे अपने पति पर जादू चला देती है कि बेटे अपनी माँ को भूलकर बीवी के पल्लू में बंध जाते हैं। आखिरकार गंगा अपनी बहू के आगे बेधड़क सारा सच बोल देती है। तभी तमन्ना अपनी सास को सुलझा सा जवाब देती है, माँ जी, पड़ोसनों की चिकनी चुपड़ी बात में आपने ये कैसे गलतफहमी पाल ली है? मैं आपकी बहू हूँ, अनमोल पर पहला हक आपका है। माँ का रिश्ता बीवी से बहुत बड़ा होता है। बहू की बात सुनकर गंगा की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वह बोलती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे। मैं लोगों की बात में आकर ये मिलनसार बर्ताव को देख ही ना सकी, मगर अब ये सास अपनी बहू की सुहागरात की सेज अपने हाथों से सजाएगी। आखिरकार शादी के 15 दिन की दूरी के बाद बहू की पहली रात की तमन्ना पूरी हो जाती है। गवार बहू की 4 मॉडर्न सौतन। सांझ की बेला बीत चुकी थी। घड़ी में 7 बज रहे थे। तभी चंपा चिल्लाती है, लाजो, आरियो लाजो। अरे मेरी बहरी बहू जिंदा भी है कि निपट गई? चंपा की चिल्लाहट सुनकर रसोई घर से भागती हुई उसकी बहू लाजो उसके पास आकर बोलती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? बेड़ा गर्क हो। अरे ये कैसे फीके रंग की साड़ी पहनी हुई है? आज के जमाने में सभी फैशन का जलवा दिखा रहे हैं। बस एक मेरी अतरंगी बेढंगी बहू है जिसका साज श्रृंगार से पाला ही नहीं पड़ा। बस मांग में लंबी चौड़ी लक्ष्मण रेखा खींची रहती है और रोज की तरह ललाट पर लाल बिंदी लगा लेती है। माँ जी, ये शौक श्रृंगार नई नवेली दुल्हनों पर शोभते हैं। मेरे ब्याह को 5 बरस बीत गए। अब मैं एक बहू और बीवी के साथ एक बेटी की माँ भी हूँ और आपको तो पता है मुझे शौक श्रृंगार नहीं बल्कि सादगी पसंद है। मेरी मंदबुद्धि बहू, अरे मर्दजात चटोरी लुगाई के जैसा होता है, रसमलाई देखते ही मुंह मारने को दौड़ता है। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं?
सिर्फ इतना ही कि सादगी छोड़कर थोड़ी लाली पाउडर लगा, थोड़ा लटके झटके दिखा, वरना फिर मत कहियो कि माँ जी ने समझाया बुझाया नहीं। भगवान न करे किसी रोज राजीव तेरे सीने पर मूंग दलने के लिए नए जमाने की मॉडर्न सौतन ले आए। एकाएक राजीव खुश मन से घर में दस्तक देता है। माँ, कहाँ हो आप? अरे राजीव बेटा, आज बड़े सवेर दफ्तर से लौट आया। क्या बात है, तेरे चेहरे पर ये किस खुशी की खुमारी दमक रही है? माँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए अब मुझे गांव से दूर शहर में रहकर काम करना होगा। कल सुबह ही निकलना है। राजीव के शहर जाने की खबर से लाजो का चेहरा फीका पड़ जाता है, मगर वह इस बात को राजीव पर जाहिर नहीं करती। लाजो सारी रात अपने पति को निहारती है। इसी बीच बिहान हो जाता है और राजीव शहर के लिए रवाना हो जाता है। ऐसे में सास के ताने बाने बेचारी बहू की विरह को बढ़ाने लगे। माँ जी, शहर से इनकी कोई चिट्ठी आई? चिट्ठी पत्री की तो बात तो बिसार ही दे। नौकरी का बहाना लगाकर मेरा बेटा तेरे गवारपन से उकताकर शहर गया है, तभी तो तेरी और तेरी बेटी की कोई खास खबर नहीं लेता। अब तक तो वह तुझे बिसार कर तेरी किसी मॉडर्न सौतन के साथ रास लीला रचा रहा होगा। ये सुनकर बेचारी बहू की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह पपक पपक कर रोते हुए बोलती है, माँ जी, राजीव मेरी मांग का सिंदूर ही नहीं बल्कि लाजो के ललाट की लाली है। वह मुझ गवार बहू का गौरव है। मुझे यकीन है वह अपनी बीवी के संग दगाबाजी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो वह हर महीने पैसे भेजकर पति का फर्ज अदा नहीं करते। अरे मेरी गवार बहू, ये तेरी गलतफहमी है। मेरा बेटा तेरे लिए पैसे नहीं भेजता, बल्कि अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करके मनी ऑर्डर भेजता है। तू मान या ना मान, मेरा मन कह रहा है कि राजीव ने तेरी मॉडर्न सौतन खोज ली है। चंपा की चिकनी चुपड़ी बात से बेचारी गवार बहू के मन में तूफान का सैलाब उफन पड़ता है। वह देर रात बिछौने पर लेटी खुद में बुदबुदाते हुए कहती है, अग्नि के साथ फेरे लेकर राजीव ने मेरी मांग सजाई थी। मैंने खुद को पवित्रता के साथ उन्हें सौंपा था। ऐसा करने से क्या मैं गवार हो गई? क्या सचमुच राजीव ने मेरे लिए शहर में मॉडर्न सौतन ढूंढ ली होगी? वह बेबसी बीवी बदरा की ओर ताकती, फपक फपक कर रोते हुए ऊँघते हुए नींद की गहराइयों में गोते लगाने लगती है। एक दिन, अरे ओ मेरी गवार बहू, देख तो जरा इतनी सबेर को दरवाजे पर कौन आया है? जी माँ जी। जैसे ही लाजो दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पति राजीव अपनी 4 मॉडर्न बीवियों के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर लाजो को अपनी सास की बात सच होती दिखाई देती है और लाजो के शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। राजीव, ये शहरी लड़कियां कौन है? हेलो सेनोरिटा, हम चारों अपना सेल्फ इंट्रो खुद देते हैं। मैं हूँ रैना, राजीव की फर्स्ट वाइफ। आई एम रीमा, राजीव की सेकेंड वाइफ। हम हैं शनाया और शेफाली, राजीव की लास्ट वाइफ। राजीव, तुम बुद्ध बनकर खड़े क्यों हो? क्या सचमुच ये चारों शहरी मॉडर्न तुम्हारी बीवी है? तुझ गवार को कोई बात एक बार में समझ नहीं आती क्या कि ये चारों मेरी बीवी और तुझ गवार की मॉडर्न सौतन है? मतलब माँ जी सच कह रही थी? इनसे शादी रचते तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? बंद करो अपने उलूल जुलूल सवाल। तुझ जैसी गवार बीवी के संग रहकर मैं बोर हो चुका था, इसीलिए मैं शहर गया था ताकि कोई मॉडर्न लड़की मिले। और मेरी बुलंद किस्मत तो देख, एक साथ 4 शहरी मॉडर्न लड़कियां मुझ पर मर मिटी। और फिर हम चारों ने राजीव से शादी कर ली। चारों मॉडर्न शहरी सौतन लाजो की आंख के सामने राजीव की बाह पकड़े कमरे की ओर बढ़ते हुए कहती हैं, अरे ओ बहन जी, स्टेचू बनकर सामने खड़ी क्या हो? जाने का रास्ता छोड़ो। और सुनो, फटाफट से 4 ब्लैक कॉफी बनाकर हमारे कमरे में ले आओ। सुना नहीं तुमने? मेरी चारों मॉडर्न बीवियों ने कुछ कहा है। अब ये मेलो ड्रामा बंद करो और काम पर लग जाओ। राजीव का बदला रवैया देखकर बेचारी बहू के तलवों की जमीन छिन्न भिन्न हो चुकी है, मगर उसके पास कोई दूजा ठिकाना नहीं था। ऊपर से एक बेटी का बोझ, जाती भी कहाँ पति के साथ, सास का सताव भी बढ़ गया। देख ले मेरी गवार बहू, तेरी कमी के कारण आज राजीव तेरे लिए शहर से 4 मॉडर्न सौतन लाया है। अब तेरे साथ साथ ये मेरे भी सीने पर मूंग दलेंगी। दिन बीतते हैं और बेचारी बहू एक छत के नीचे अपनी 4 मॉडर्न सौतन के साथ रहने को मजबूर हो गई। उसकी शहरी सौतन सारा दिन उसे घर के कामों में उलझाए रखती। वहीं दूसरी तरफ चंपा भी उसका खाना पीना बंद करके उसके पेट पर पाबंदी लगाकर उसकी दर्द को दोगुना कर रही थी। एक रात
लाजो अपनी बेटी को गोदी में सुलाते हुए आंसू बहा रही थी। तभी उसे बगल के कमरे में हंसने की आहट आती है। राजीव, क्या कर रहे हो? कंट्रोल योरसेल्फ। शेफाली, मैं तुम्हारा पति हूँ, अब मुझसे कैसे शर्माना? ये तो राजीव की आवाज है, वो इतनी रात तक जाग रही है। लाजो अपनी नन्ही बेटी को सुलाकर खुली हुई खिड़की से भीतर झांकने लगती है। तभी वह देखती है कि राजीव की मॉडर्न बीवी शनाया और शेफाली उसकी बाहों में है और रायना रीमा उसके माथे को चूम रही हैं। ये देखकर वह गुस्से से झुंझुलाती हुई अंदर आती है। अयो बहन जी, ये क्या बदतमीजी है, आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? दूर हटो मेरे पति से, मुझे नहीं पता था कि शहर से आई तुम चारों मॉडर्न सौतन इतनी बेशरम हो। इसमें बेशर्मी कैसी, हम चारों राजीव की पत्नी हैं। पत्नी का परिचय तुम मॉडर्न को पता भी है। एक सुहागन सपने में भी अपने सिंदूर को किसी गैर औरत से नहीं बांटती है। शारीरिक संबंध के पीछे पागल हुई बेहुदा औरत हो तुम, लानत है तुम पर। ये सुनकर राजीव गुस्से में लाजो को ताबड़तोड़ तमाचे मारते हुए उसे घसीटकर घर से निकालने लगता है। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझ गवार को, निकल अब। राजीव, ऐसा मत करो, हे भगवान कुछ करो। काश कि ये सब कुछ एक बुरा सपना होता तो टूट जाता। ऐसा कहते हुए वह गवार बहू आंखें मूंद लेती है और वह खुद को अपने बिछौने पर पाती है जहां रोते हुए उस रात उसकी आंख लग गई थी। मैं अपने बिस्तर पर कैसे? कहीं वो चारों मॉडर्न सौतन मेरे राजीव को शहर तो नहीं ले गई? लाजो झुंझुलाहट के साथ घर के सभी कमरे रसोई रौंदने लगती है। तभी उसे हॉल में बैठा राजीव दिखता है जिसकी गोद में उसकी बेटी थी और बगल में उसकी सास चंपा बैठी थी। लाजो समझ जाती है कि वह सब कुछ महज बुरा सपना था। अरे देख बहू, राजीव तेरे लिए शहर से कितने सारे तोहफे लाया है। ये साड़ियाँ, चूड़ियाँ, बालियाँ। क्या हुआ लाजो, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? वैसे माँ, अब मैं शहर नहीं लौटूंगा, अपने बाल परिवार के बीच इसी गांव में रहकर कमाऊंगा, ताकि आप लाजो और मेरी बिटिया मेरे नजर के साझे तो रहेंगे। ये सुनकर बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है और लाजो भागकर अपने पति के गले लग जाती है और लाजो के मन से अपने पति के बदलने का मलाल सदा के लिए खत्म हो जाता है। साथियों, क्या आपको कभी सपने में अपने किसी करीबी के दूर जाने का अनुभव हुआ है? चांदनी किचन में काम कर रही होती है। तभी उसकी आलसी ननद अहाना खाने की मेज पर बैठी आवाज लगाती है। भाभी, अरे ओ चांदनी भाभी, आज हम दोनों ननद को नाश्ता मिलेगा कि नहीं? अरे भाभी, कान के अपने मायके में कुरियर कर दिया है। अरे हाँ ना में कोई तो जवाब दो। आई आरुषि। अपनी ननद को चिल्लाता देखकर चांदनी अपने हाथों की तेजी बढ़ाते हुए प्लेट में नाश्ता लेकर उनके पास आती है। ये लो मेरी प्यारी ननद, तुम दोनों का नाश्ता। अरे भाभी, ब्रेकफास्ट बनाने में इतनी देर लगती है? रहने दे आरुषि, इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि काम तो ये कछुए के जैसे ही करेंगी। काम चोरी करने में तो भाभी कोई कसर नहीं छोड़ती। रहने दो आहाना, ये काम चोरी शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देते, क्योंकि तुम दोनों से बड़ा काम चोर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए भाभी का, जो भोर की पहली किरण के साथ भाभी जाग कर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती है, घर का काम करती है और उसके बाद भी तुम दोनों काम चोर नंद के नखरे चाहती हैं। अरे तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, हर भाभी को अपनी ननद के नखरे तो उठाने ही पड़ते। अब बस तुम दोनों भाभी की तारीफों का राग मत छेड़ो। रहने दो कविता दीदी, वो क्या है कि सच हमारी कामचोर बहनों को हजम नहीं होता। अपनी चारों ननद के बीच तू तू मैं होता देखकर चांदनी बोलती है। अरे बस करो तुम चारों, क्यों अपनी भाभी के पीछे भिड़ंत कर रही हो? इतने के साथ चारों ननद के बीच सन्नाटा छा जाता है। ये कहानी है चांदनी और उसकी 4 ननद की, जो शहर के एक मोहल्ले में रहती हैं। चांदनी की 2 नंद अहाना और आरुषि बेहद ही आलसी और कामचोर किस्म की है। वहीं कविता और रुचिका फुर्तीली बहनें हैं जो अपनी भाभी के कामों में हाथ बटाती हैं। वहीं दोनों नंद नाश्ता करके कॉलेज चली जाती है। आज फिर इन दोनों ने पूरे मेज पर बच्चों की तरह खाने के टुकड़े गिरा दिए, ऊपर से अपने कमरे का भी हाल बेहाल करके गई हैं। क्या करूं मेरी इन दोनों आलसी नंद का, नाक में दम कर रखा है। सारा दिन सिर्फ खाती हैं और सफाई किए बिना ही घर में गंद मचाती हैं। इनके कारण मुझे सुबह से रात तक एक पांव पर नाचना पड़ता है। दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये बोलकर चांदनी अपना सर पकड़कर कमरे में चली जाती है। रुचिका, भाभी अपने कमरे में गई हैं,
रसोई का बचा खुचा काम खत्म कर दे, इतने में हॉल की हालत मैं ठीक कर देती हूँ। ठीक है दीदी। थोड़ी देर में चांदनी की दोनों फुर्तीली नंद फुर्ती से सारे काम काज निपटा देती हैं और जैसे ही चांदनी कमरे से बाहर आती है तो घर को चमचमाता देखकर चौंक पड़ती है। अरे ये सारा काम किसने किया? ये सब कुछ हमने किया भाभी। मगर मैं तो आ ही रही थी, फिर तुमने तकलीफ क्यों की? ये सब करने के लिए तुम्हारी भाभी है ना, फिर क्यों करती हो तुम मेरी मदद? क्योंकि भाभी ऐसा करने के पीछे हमारा अपना स्वार्थ छिपा है। अगर मायके में हमें काम करने की आदत रहेगी तभी तो ससुराल में कामकाजी बहुएं बनेंगी हम। ये सब छोड़िए भाभी, चलिए मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ। तीनों नंद भाभी साथ मिलकर चाय की चुस्कियां लेते हैं। समय बीतता है जिसके साथ सर्दियां शुरू हो जाती है। एक सुबह, आहाना, आरुषि जल्दी से उठ जाओ, मैंने पानी गर्म कर दिया, फटाफट से नहा लो। अरे भाभी भला इतनी सर्दी में कौन नहाता है? साधारण सी सर्दी शुरू नहीं हुई कि तुम दोनों ने आलस में आकर नहाना ही छोड़ दिया। सचमुच सही कहती है कविता, तुम दोनों आलस की जीती जागती मूर्त हो। अरे कितनी मेहनत से मैंने पानी गर्म किया था। अरे तो किसने कहा था आपको मुफ्त की मेहनत करने को? एक तो हम बहनें बिजली की बचत कर रही हैं और आप हो कि हम पर ही भड़क रही हो। हाँ हाँ बस बस, तुम दोनों के बहाने मैं सब समझती हूँ। ये जो तुम्हारी रगों में खून की जगह आलस और कामचोरी के कीड़े दौड़ रहे हैं, इन्हें मार डालो। भाभी के लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी उसकी आलसी नंद कोई भी काम करने के लिए टस से मस नहीं होती। हर दिन के साथ उनकी फरमाइशें बढ़ती गईं, कभी कमरे में खाना मांगती तो कभी चाय। ये और सारा दिन पलंग पर पड़ी और खाने पीने का कूड़ा फर्श पर फेंक देती। ये देखकर फुर्तीली ननद कविता और रुचिका अपनी भाभी से बोलती हैं, भाभी सारा दिन इन दोनों आलसी ननद की जी हुजूरी करके आप थकती नहीं हो क्या? थकान तो होती है, मगर भाभी होने के नाते मुझे अपनी ननद के नखरे तो सहने ही पड़ेंगे। बस बहुत हो गया भाभी, अब हमें एक ऐसी चाल चलनी होगी जिससे आपकी ये दोनों नल्ली ननद के सर पर चढ़ा आलस का भूत उतर जाए। तीनों ननद भाभी मिलकर आरुषि और आहाना में छाए आलस के चस्के को हटाने के लिए खुसर पुसर करती हैं। अगली सुबह, यार आहाना दिन के 10 बज गए मगर खाना दूर, अब तक भाभी ने हमें चाय कॉफी के लिए भी नहीं पूछा। माजरा क्या है? चल कर देखते हैं। दोनों आलसी ननद अपनी भाभी के कमरे में आती हैं जहां चांदनी रजाई ओढ़कर टीवी देख रही थी। अरे भाभी, ये हम दोनों ननद भूख से मर रही हैं और आप मजे से मखमल की रजाई में पड़ी हुई हो। जाओ जाकर हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। ब्रेकफास्ट नहीं, बल्कि आज तुम दोनों कामचोर ननद को कदुआ मिलेगा। अरे ओ भाभी, भूत घुस गया है क्या? अरे तुम हमारी भाभी हो, इस नाते ननद की भूख मिटानी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी गई जहन्नुम में। मैंने ठंड में अपने और अपने पति के अलावा किसी का ठेका नहीं लिया। और वैसे भी तुम दोनों कब तक अपनी भाभी पर निर्भर रहोगी? कब तक नल्ली ठल्ली की तरह पड़ी पड़ी ठूसती रहोगी? जाओ जाकर अपने हाथ पांव चलाओ। भाभी का ऐसा रूखा बर्ताव देखकर दोनों आलसी ननद भूख मिटाने के लिए रसोई में जाती हैं। यार आहाना, कितना मुश्किल है ये खाना बनाना। अरे तो क्यों करिए ये तामझाम, मैं कहती हूँ बस 2 मिनट की मैगी बनाकर खा लेते, पेट ही तो भरना है। इस तरह दोनों कामचोर ननद मैगी खाकर काम चलाती हैं। दिन गुजरते हैं और भूख से मचलती वारी न्यारी ननद अपना सारा काम खुद ही करने लगती हैं। एक दिन, यार कमरे की सफाई और कपड़ों की धुलाई ने तो दिन में तारे दिखा दिए। आरुषि, हम तो सिर्फ अपने ही कामों में परेशान हो गए। पता नहीं भाभी इतना सब कुछ कैसे करती थी। हम दोनों ने भाभी के भोलेपन का बहुत गलत फायदा उठाया है। दोनों ननद को उनके किए पर पछताता देखकर रुचिका, कविता और चांदनी उनके पास आती हैं। भाभी, हम आपके ही पास आ रहे थे। क्यों, अब क्या काम पड़ गया मुझसे? भाभी, अपनी नादान नंद को माफ कर दो। अब सारा दिन काम करती थी और फिर हमारे नखरे भी झेलती थी, फिर भी उफ तक नहीं करती थी। मगर जब हमें अपने हाथ पांव चलाकर खुद खाना पकाना पड़ा तब हम आपकी परेशानी को भांप सकी। हाँ भाभी, अब हम वादा करती हैं अब से हम भी रुचिका और कविता की तरह फुर्तीली बनेंगी। ये हुई ना हमारी बहनों वाली बात। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी भाभी की तकलीफ भांप ली। मुझे खुशी है कि मेरी आलसी ननद अब काम करने लगी है। फिक्र ना करो भाभी, अब आपको हम ननद की ना तो खाली चाय की प्याली उठानी पड़ेगी न जूठी थाली, क्योंकि अब आपकी आलसी ननद को समझ आ गया कि घर संभालना देश संभालने जितना भारी है। भाभी, ये सुनकर चांदनी और उसकी चारों ननद खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं, जिसके बाद चांदनी की चारों ननद अपनी भाभी के साथ खुशी से काम करती हैं।
सुबह के 7 बज गए हैं मगर ये बुढ़िया अब तक सो रही है, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर गुस्से से दांत पीसती हुई गौरजा अपनी बूढ़ी सास पर बाल्टी भरकर बर्फीला पानी डाल देती है, जिस कारण दुलारी ठंड से ठिठुरती हुई कहती है, अरे गौरजा बहू ये क्या अत्याचारी है। अरे रिश्ते का मान नहीं रख सकती तो कम से कम अपनी बूढ़ी सास की उम्र पर तो तरस खाओ। चुप कर बुढ़िया, फुर्ती से उठ और मेरे लिए चाय बना। ये वाक्य पहली बार नहीं था जब दुलारी की घमंडी बहू गौरजा अपनी सास के साथ ऐसे पेश आई थी। दरअसल गौरजा को अपने गोरेपन का बहुत गुमान था, इसलिए वह काम करने से कतराती थी, जिस कारण दुलारी ने सारे काम को संभाल लिया। वह सारा दिन दुलारी को अपने इशारे पर नचाती। माँ कहाँ हो आप? अरे क्यों गला फाड़ रहे हो? माँ जी अंदर हैं। गौरजा तुम्हारे रहते माँ खाना बना रही है और तुम ये नेल पॉलिश लगा रही हो। अरे कभी तो अपने हाथ पाँव चला लिया करो। देखो प्रवेश, मैं चूल्हा चौका करके अपने सुंदर स्किन के साथ रसोई में रिस्क नहीं ले सकती। वैसे भी तुम्हारी माँ की उम्र ढल गई है, अगर हाथ पाँव जल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरे चांद जैसे गोरे चेहरे में दाग पड़े। बेवकूफ औरत कब समझोगी? तुम औरत की खूबसूरती उसके गोरे रंग से नहीं उसके गुण से गिनी जाती है, मगर तुम्हारा गोरा रंग तुम्हारी अकल को खा गया है, तभी तुम अपनी सास के साथ भेदभाव करती हो। दूर खड़ा पुनीत अपने भाई और भाभी के झगड़े को देख रहा था और फिर वह अपने मन ही मन बोलता है, क्या फायदा उस गोरे रंग का जो रिश्तों को तोड़ कर रख दे। पुनीत के मन में ये बात घर कर जाती है और वह नैना नाम की एक काली लड़की से शादी करके घर आता है। माँ ये नैना है आपकी बहू। दुलारी के मुंह पर जैसे चुप्पी की चपत पड़ जाती है। वह दूसरी ओर गौरजा नैना की हंसी उड़ाते हुए कहती है, दाद देनी पड़ेगी आपकी नजर को देवर जी, आप तो चलती फिरती कोयले की खान उठा लाए। अरे जमाने की गोरी चिट्टी लड़कियां सूली पर चढ़ गई थी क्या, जो लल्लू राम जैसी लड़की से शादी कराए? आप कहाँ मेरी कैटेगरी के और ये कहाँ काली। नैना ने कभी गलत के खिलाफ झुकना नहीं सीखा, इसलिए गौरजा को करारा जवाब देते हुए वो बोल पड़ी, लगता है आपकी काले रंग वालों से खास बनती नहीं है, मगर उस काले रंग को आपने अपनी आंखों में जगह दे रखी है। चलिए पुनीत जी। दुलारी का मन उसकी गोरी बहू के भेदभाव से भर चुका था, इसलिए उसकी आंखों में नैना के लिए भी वही छवि खींच चुकी थी, क्योंकि दूध का जला तो मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। फिर ये तो सारा मसला गोरी काली बहू के भेदभाव का था। अगली सुबह नैना सारा काम निपटाकर रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसकी सास डरी सहमी हुई खुद में बड़बड़ाती हुई बोलती है, आज तो उठने में इतनी देरी हो गई। अरे माँ जी, आप क्यों किचन में चली आई? मैं तो चाय लेकर आपके कमरे में ही आ रही थी। ये लीजिए चाय। अपनी काली बहू से मिले इज्जत की भेंट को देखकर सास की आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं और वह मन में कहती है, क्या सचमुच नैना बहू नेक दिल है या ये मेरी आंखों का धोखा है? क्या हुआ माँ जी, चाय अच्छी नहीं बनी है क्या? नहीं बहू, चाय बहुत अच्छी है। कुछ देरी के बाद गौरजा रसोई में आकर अपनी सास पर खिसियाते हुए कहती है, सासू माँ, बुढ़ापे में अभी से सटियाना शुरू कर दिया? जाओ जाकर मेरे कमरे को क्लीन करो, सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हो। जेठानी जी, ये क्या सलीका है सासू माँ से बात करने का? और सासू माँ क्यों आपके कमरे की सफाई करेंगी? आपके हाथ पैरों में दीमक लग गया है क्या? नैना की ये बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाई गौरजा भड़कते हुए बोलती है, तुम होती कौन हो हम सास बहू के बीच में बोलने वाली? इस घर की छोटी बहू, आज से आप अपने कमरे की सफाई खुद करेंगी, और अगर इसे आपकी गोरी रंगत घिसती है तो काम वाली बाई रख लो। काली बहू के करारे शब्द ने गौरजा की बोलती बंद कर दी थी। तभी दुलारी अपनी बहू से कहती है, शुक्रिया छोटी बहू, आज तूने अपने सास के स्वाभिमान के लिए आवाज उठाई। माँ जी, अपनी बहू की एक बात याद रखिए, स्वाभिमान इंसान का श्रृंगार है। इसे बनाने में बरसों बीत जाते हैं, मगर जाने में एक लम्हा बहुत होता है। ये घर आपका है, फिर आप क्यों दबकर और डर कर रहती हैं? हाँ बहू, डरती हूँ क्योंकि जिन बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है वो इस माँ की आंखें हैं। चुप हूँ तो इसलिए कि कहीं गौरजा बहू मेरे बेटों को मुझसे छीन कर ना ले जाए। बहुत से अरमान थे इन आंखों में। सभी की तरह मैं भी चाहती थी कि मैं अपनी बहू के साथ चाय की चुस्कियां लूं, घंटों गप्पे लड़ाऊं, हम एक साथ बाजार जाएं, मगर गौरजा बहू के बर्ताव के बाद सारे अरमान मन में ही रह गए।
अपनी सास की मन की बात जानकर काली बहू से पूरा करने का मन बनाती है। फिर उसी शाम, माँ जी चलिए साथ बैठकर चाय पीते हैं, आज हम खूब सारी बातें करेंगे। दोनों सास बहू बातें ही कर रही थीं, तभी कंधे पर पर्स लटकाए गौरजा को बाहर की ओर बढ़ता देख दुलारी बोलती है, अरे बड़ी बहू इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, आ 2 घड़ी हमारे साथ बैठ जा। मैं और तुम दोनों के साथ बैठूं? सवाल ही पैदा नहीं होता, आपका तो स्टैंडर्ड ही मुझसे मैच नहीं होता सासू माँ। और रही बात मेरी 2 कौड़ी की काली देवरानी की, तो मुझे उसके साथ बैठने उठने में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ। ये कहकर गौरजा गुस्से से जमीन रौंद कर चली जाती है। समय बीतता है, दुलारी अपनी काली बहू के साथ पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी। उस सास को जैसी बहू की आस थी, नैना बिल्कुल वैसी ही थी। एक दिन नैना अपनी सास को बहाने से बाजार घुमाने लेकर जाती है। माँ जी वो देखिए चाट पापड़ी, चलिए ना साथ मिलकर खाते, मेरा बड़ा मन है खाने को। रहने दे नैना बहू, तेरी सास भले भोली है मगर ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। मैंने जिस दिन से तुझे अपने मन की बात बताई है, तू मेरी एक एक ख्वाहिश को पूरा कर रही है। जरूर मैंने पुण्य किया होगा जो मुझे बेटी से भी बढ़कर बहू मिली है, जिसे मेरी ख्वाहिशों का ख्याल है। माँ जी अब आप इतनी तारीफ करेंगी तो मेरा पेट भर जाएगा, चलिए कुछ खाते हैं। दोनों सास बहू बाजार घूमने के बाद जब वह घर लौट रही होती है, तभी रास्ते पर एक बड़ी भीड़ लगी हुई होती। जैसे ही वह भीड़ को चीरते हुए अंदर आती हैं, तो गौरजा को जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर चौंक पड़ती है। माँ जी ये तो जेठानी जी है, हमें इन्हें लेकर अस्पताल जाना होगा, इनके सर से खून बह रहा है। दोनों सास बहू बिना देरी किए गौरजा को लेकर अस्पताल पहुंचती हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कई घंटों बाद जब गौरजा बेहोशी से बाहर आती है, तो उसे देखकर नैना और दुलारी की आंखों में ठहरे आंसू छलक पड़ते हैं। भगवान का शुक्र है बहू, जो तुझे होश आ गया, हमारा तो दिल ही बैठ गया था। बहुत खुशकिस्मत हैं आप जो आपको माँ जैसी सास मिली है, वरना आज के जमाने में तो दूध पिलाने वाली माँ भी अक्सर बच्चों को भूल जाती है। मगर मैंने पहली बार सास को बहू के लिए बेचैन होते देखा है। डॉक्टर के मुंह से सच सुनकर गौरजा की आंखें जमीन में गड़ जाती हैं और वह कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बहू कहलाने के काबिल नहीं। मैंने अपने गोरेपन के गुमान में आप दोनों से भेदभाव किया है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बड़ी बहू जो हुआ उसे भूल जा, सुबह का भूला अगर शाम रहते घर लौट आए तो उसे भूला भटका नहीं कहते। इस तरह गौरजा का गोरेपन का घमंड टूट कर बिखर जाता है। आज दुलारी की दोनों बहुओं में काले गोरे रंग को लेकर कोई भेदभाव या बैर नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन था। बच्चे बूढ़े सबकी पसंद पिंटू के पाव भाजी, आओ भैया खाओ मसालेदार गर्मा गर्म पाव भाजी। बाजार के बीचों बीच पिंटू अपने पाव भाजी का ठेला लगाए खड़ा था, जहाँ से गुजरने वाली सत्यवती और बिंदु नामक 2 सास बहू आपस में बात करती हैं। देख लो सासू माँ, लोगों में पाव भाजी खाने की इतनी होड़ मची है कि सैकड़ों लोग इसे घेरे खड़े हैं। ये पिंटू पाव भाजी वाला अच्छे नोट छापता है, बहू तभी तो इस पाव भाजी के भरसक कमाई भर से चौरस घर बार बना चुका है। और तो और माँ जी, बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। बात करते हुए दोनों सास बहू घर आती हैं, जहाँ महेंद्र की गोदी में बैठा 7 साल का चिंटू पूछता है, माँ दादी माँ आप दोनों मेरे लिए बाजार से क्या लाए हो? तेरे लिए घुइयां और कद्दू लाए हैं, ले रख ले इसे अपने पेट के पिटारे में। अरे भगवान, भला अपने बच्चे के साथ कोई ऐसे बेरुखी से पेश आता है क्या? ये सुनकर बिंदु रोने का स्वैंग रचते हुए कहती है, तो क्या करूं, सारे सुरेनमनपुर गांव में मुझे जितनी बेबस माँ कोई नहीं होगी। अपने बच्चे को 1 पाई की चॉकलेट भी नहीं ला सकती। तुम नाप तोल कर पैसे जो देते हो। तुम्हारे हटीले स्वभाव से उकता गया हूँ मैं बिंदु। मेरी जितनी आमदनी होगी उसी के अनुसार तो घर खर्च दूंगा, चोरी डकैती करने तो नहीं जाऊंगा ना। बेटा तेरे बाबूजी को स्वर्ग सिधारे इतना बखत बीत गया, मगर इतने बरस बावजूद तेरी पगार 5,000 के पार नहीं पहुंची। इसीलिए हम सास बहू ने तय किया है कि हम कुछ पैसे लगाकर पाव भाजी बनाकर बेचेंगे। सत्यवती अपने जेवर बेचकर जोड़ी हुई जमा पूंजी से पाव भाजी का सामान खरीदती है। भोर सवेर दोनों पाव भाजी बनाकर ठेले पर लादे उन्हें बेचने बाजार आती हैं। आओ भैया आओ, भोजाई आओ और खाओ ताजे गर्मा गर्म पाव भाजी। कुछ देर बाद, माँ जी, एक सवेर से हम सास बहू बाजार में अपने ठेले के साथ धरना दिए हुए हैं, मगर अब तक न एक ग्राहक आया
न बोनी बट्टा हुआ। अरे बहू, इस मुए पिंटू पाव भाजी वाले के चलते हमारा धंधा मंदा है। देख ले, सवेरे इसका ठेला पाव भाजी से ठक्कम ठेल भरा हुआ था और देर दोपहर सब सफाचट हो गए। सासू माँ, शायद हमको अपनी पाव भाजी का सस्ता शुल्क करना होगा, तभी हम सास बहू के बनाए पाव भाजी की बिक्री होगी। फिर क्या था, स्वार्थी सत्यवती जोरों शोरों से पाव भाजी की प्रदर्शनी करने लगती है। अरे आओ और खाओ, एकदम सस्ते शुल्क में ताजे मुलायम पाव, दमदार मसालेदार भाजी के साथ। सारे ग्राहक पिंटू के ठेले को छोड़ सास बहू के ठेले पर जम जाते हैं। जहां बहू पाव भाजी बनाती तो सास ग्राहकों के बीच परोसती। देख बहू, सांझ ढलाई, अब हम दोनों को घर की ओर अग्रसर होना चाहिए। हाँ सासू माँ, चिंटू भी हमारी बाट जो रहा होगा। घर आने पर दोनों सास बहू अपनी पहली कमाई के पैसे को गिनती हैं। सासू माँ, पहले ही दिन हम सास बहू ने पाव भाजी से बहुतायत कमाई की। सो तो है बहू, मगर हमने पाव भाजी बनाने में लागत भी तो ऊंची दर की झोंकी थी। सासू माँ, अगर हम चाहें तो लागत की दर बेहद सीमित हो सकती है। जैसे हम ताजी हरी सब्जियों की बजाय कम कीमत की सब्जियां खरीदकर भाजी तैयार करें और पाव बनाने में महज मैदा नहीं बल्कि उसमें आधा आटा इस्तेमाल करेंगे तो इससे लागत अल्प मात्र में लगेगा। लालची सास बहू थोड़ी कमाई से संतुष्ट नहीं रही, इसलिए अब वह दोष युक्त सामग्री से मिलावटी पाव भाजी बनाने लगी। पाव भाजी खा लो भैया, पाव भाजी। सास बहू ने बनाया सस्ता, किफायती, मजेदार, मसालेदार पाव भाजी, खाओ खाओ। सत्यवती की आवाज सुनकर सुब्रमण्यु नामक एक शख्स वहां आकर कहता है, अयो पाव भाजी की प्लेट कितने की देते जी? चाचा, एक पाव भाजी की प्लेट मात्र 50 रुपए में है, जिसमें 4 बड़ी पाव, 1 कटोरी भरी पूरी भाजी, साथ ही मक्खन की टिकिया शामिल है। अयो रामा, आज के दौर में 50 रुपया में इतना कुछ मिलेंगे? अयो रामा, जल्दी से 2 बड़े बड़े प्लेट लगा दो। बिंदु फौरन ही पाव भाजी से सजी धजी प्लेट सुब्रमण्यु के सामने परोसती है। भोला भाला सुब्रमण्यु स्वाद स्वाद में पाव भाजी की एक प्लेट तो खत्म कर जाता है, मगर उसी के साथ उसके पेट में हलचल होने लगती है। अयो रामा, हमारे पेट में गड़गड़ होता जी। अरे भाई, गरम गरम पाव भाजी खा रहे हो, इसीलिए पेट में थोड़ी परेशानी हो रही है। भोला भाला सुब्रमण्यु सत्यवती की मिथ्यपूर्ण बात से सहमत हो जाता है और जैसे तैसे पूरी पाव भाजी खत्म करके सास बहू को पैसे चुकता करके चला जाता है। अरे वाह सासू माँ, आप तो बड़ी सयानी निकली। इस पोपटलाल ग्राहक के सामने पाव भाजी की जबरदस्त टिप्पणी की। पैसे कमाने की होड़ में लालची सास बहू अपना स्वार्थ साधने के लिए पाव भाजी के सस्ते शुल्क से उपभोक्ताओं पर निशाना साधते। ग्राहक भी बड़े चाव से उनके ठेले पर आके दोषपूर्ण पाव भाजी खाते और अगले दिन बीमारी का बिस्तर उन्हें अपनी जकड़ में ले लेता। ये सिलसिला यूं ही चलता गया। एक दिन प्रियांशी अपनी सहेलियों के साथ उनके पास आती है। आंटी, जरा जल्दी से 4 प्लेट पाव भाजी लगा दो। हाँ जरूर बिटिया। दोनों सास बहू झटपट से 4 प्लेट पाव भाजी लगाकर उन्हें खाने को देती हैं। जैसे ही प्रियांशी पाव भाजी का पहला कौर खाती है, बुरा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, याक आंटी, इस भाजी के भीतर से बेतहाशा बदबू आ रही है, जैसे सब्जियों की सड़न की दुर्गंध आती है, और ये पाव भी पूरे तौर से ताजा नहीं है। प्रियांशी के मुंह से पाव भाजी के प्रति नुशक निकलता देख सास बहू का चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ जाता है। तभी बिंदु बात को बदलते हुए कहती है, मेम साहब, जरूर आपके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, इसीलिए आपको स्वाद का सही तौर से पता नहीं चल पा रहा, वरना ग्राहक तो पेट भर के पाव भाजी खाते हैं। हाँ बेटी, हम सास बहू बड़े सफाई से पाव भाजी बनाते हैं। हमारे ठेले के पाव भाजी के आगे तो 5 सितारा होटल के व्यंजन भी फीके हैं। पढ़ी लिखी प्रियांशी भी चालाक सास बहू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। हर एक गुजरते दिन के साथ समय सप्ताहों में शुमार हो जाता है। एक दिन जब सास बहू देर रात पाव भाजी बेचकर घर आती हैं, तो पिंटू पाव भाजी वाला पहले ही उनके घर में बैठा होता है। अरे ओ मुए, ये क्या घुसपैठिए की नाई हमारे घर में घुसा बैठा है। माँ, पिंटू ने मुझे आपके पाव भाजी का पुख्ता प्रमाण दे दिया है। आप दोनों सास बहू भोले भाले ग्राहकों के साथ सरासर धोखाधड़ी कर रही हैं। अरे महेंद्र, इस पाव भाजी वाले की तौर तरकीब तू नहीं समझेगा।
ये हम सास बहू के कमाई से कुड़ता है। माता जी, आप दोनों ने पहले ही मेरे पेट पर लात मार दी, मगर मैंने उल्हाना नहीं दी। मगर ये सवाल ग्राहकों की सेहत का है। हाँ, हमें ये सच्चाई खराई का पाठ मत पढ़ाओ। दोनों सास बहू बहसबाजी करने लगती हैं। तभी चिंटू अपना पेट पकड़कर जोरों शोरों से करहाता है। माँ, मेरा पेट। इसी के साथ चिंटू मितली करता है। सभी घबराकर उसे अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर घंटों जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए, जांच से मूल्यांकन मिला है, बच्चे के भोजन नलिका में पाव भाजी के मैदे के कण चिपके हैं। बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुआ है। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा? हम तो भरसक कोशिश कर सकते हैं, हम भगवान पर भरोसा रखिए। डॉक्टर के जाते ही गुस्से से मंदा महेंद्र कहता है, आप दोनों के किए की कटनी अब मेरे बेटे को काटनी पड़ रही है। 2 घंटे बाद खतरा टल गया है, आप चिंटू से मिल सकते हैं। दोनों सास बहू चिंटू के पास आती हैं। चिंटू, तू चोरी छिपे पाव भाजी खाता था, सच बता। हाँ दादी माँ, रोजाना रात को जो बचा कुचा पाव भाजी आप दोनों घर लाते थे, मैं उन्हें छुपाकर खाया करता था। सॉरी दादी। इस घटना के बाद सास बहू को सबक मिलता है। माँ जी, हमने पैसे के लालच में अंधा होकर केवल अपना स्वार्थ साधा। बहू, चाहे अब हमारे दुकान से हम 1 पाई ही क्यों ना कमाए, मगर ईमानदारी से कमा लेंगे, क्योंकि बेईमानी के 10 से ईमानदारी का 1 रुपया बेहतर है। अगले दिन से दोनों सास बहू पूर्णतया बेहतर पाव भाजी बनाने लगती हैं। ईमानदारी की कमाई से माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें बड़ी बरकत बख्शी, जिससे उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर देखना ना पड़ा।